Okay, so 5 merits and demerits of VMMC. Are there any people with 3 years or more drops? If yes, then how do people behave with them? तो आखिरकार उस सवाल पे हम आ ही गए हैं. So hi guys, welcome back to our YouTube channel Lakshya Medic. Our YouTube channel recently crossed 2000 subscribers. तो आज का ये वीडियो होने वाला है Q&A वीडियो, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब पोस्ट भी डाली थी और आपने इंस्टाग्राम पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस भी दिखाया, जिसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और इतने पॉजिटिव और इतने स्पाइसी क्वेश्चंस आए हैं Q&A के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे कि भाई क्या ही बताएं। हाँ, मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लेट आ रही है, लेकिन कुछ दिन पहले ही तो 2000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। अरे शर्म करो। अच्छा ठीक है, मतलब बहुत दिन पहले हुए थे, लेकिन आज फाइनली वीडियो आ गई है। तो ऐसे आपके स्पाइसी क्वेश्चंस, ऐसे आपके पढ़ाई के क्वेश्चंस, ऐसे आपके कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस कंपाइल करके फाइनली एक Q&A वीडियो आ गया है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Ryan Little. So first question, what was your reaction when your first YouTube video went viral? तो मेरी पहली वीडियो जो कि वायरल हुई थी वो थी MBBS एडमिशन व्लॉग, जिसमें काफ़ी अच्छे वायरल तो क्या मतलब काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए थे। तो मुझे पता तो था ही कि अगर मैं अच्छा कंटेंट दूंगा YouTube पे तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, मुझे अच्छा कंटेंट डालने पे व्यूज़ भी मिल जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक लंबा पीरियड होता है जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली यूट्यूब वीडियोज़ डालने होते हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में मेरे वीडियोज़ पर खाली 40-50 व्यूज़ आते थे, तो उसकी वजह से मेरे अंदर सेल्फ डाउट आ गया था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं यूट्यूब वीडियो डालूंगा मैं और मेरे डालते ही लोग बैठे हैं देखने के लिए और डालते ही 1000 व्यूज़ आ जाएंगे और भाई सब सब्सक्राइबर्स की तरफ सब्सक्राइबर्स की भीड़। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऑब्वियसली। तो फाइनली जब एक यूट्यूब वीडियो पे व्यूज़ आने लगे तो मुझे रिलीफ हो गया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल एज अ पैशन फॉलो कर सकता हूँ, एज माई हॉबी एक यूट्यूब चैनल होगा, अपना भी यूट्यूब चैनल होगा। नाउ ओवर टू द सेकंड क्वेश्चन, जब आप नीट एग्ज़ाम देख कर बाहर आए तो क्या एक्सपेक्टेशन थी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा? तो जैसे ही भाई मैंने फ़र्स्ट अपना अटैम्प्ट दिया था, जब मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे तो भाई साहब पंख लगे हुए थे। मेरे को लग रहा था कि मैं MMC ही लूँगा, अगर मेरे को एम्स मिल जाए तो मिल जाए, वरना MMC तो पक्का ही है। लेकिन उसके बाद पता चला कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इसलिए अगली बार क्या था, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी। मैंने पढ़ा था, बहुत मेहनत करी थी और मेरा स्कोर 663 बन रहा था, आंसर की भी मैंने मिला ली थी। लेकिन फिर भी मेरे को बस ये था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, चाहे मेरे को कर्नाटका में ही भेज दो भाई, वहाँ पे ही कोई कॉलेज मिल जाए। लेकिन मेरे को अपना ड्रीम कॉलेज VMMC फाइनली मिल गया। तो मतलब अगर आपका क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूँ, जिसने भी ये पूछा है, मुझे नहीं लग रहा था भाई कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। इस बार ड्रॉप करने के बाद बंदा ऐसा टूट जाता है कि आपको बस सिलेक्शन की पड़ी होती है, आप कॉलेज के बारे में तो सोच ही नहीं रहे होते हो। वो तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सोचते हो कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, वो कॉलेज चाहिए। ड्रॉप ईयर में क्या होता है, आपको बस कॉलेज मिल जाए, आपको बस सिलेक्शन हो जाए, MBBS सीट मिल जाए, बस आपको उसकी पड़ी होती है। किसी ना किसी तरीके से आप MBBS कर लो और अपना वो सपना पूरा कर लो, अपना वो पैशन पूरा कर लो। तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा सोचा नहीं था कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया कॉलेज मिल गया। वैसे अगला व्लॉग कब आएगा, ऑलवेज वेटिंग, आएगा जल्दी। अब मतलब एक तो रिलीज़ हो गया शायद इससे पहले, जब आपने क्वेश्चन डाला होगा उसके कुछ दिनों बाद ही। नीट स्कोर में बताऊं तो मेरा नीट 2020 में था स्कोर 532 और नीट 2021 में था 663 और लगभग मेरा नीट 2020 में रैंक थी कुछ 60,000 के आसपास, लेकिन नीट 2021 में आई थी 2337 एंड EWS रैंक वाज 247। क्या आपने नीट एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया था? नहीं, हम भी एक फेलियर थे, हमने भी एक बार ठोकर खाई, उसके बाद समझे, उसके बाद में नीट क्रैक किया। 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया था और मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया था। दूसरे अटैम्प्ट में मेरा नीट निकला था, जैसे कि मैंने बताया कि पहले वाले में मेरे 532 आए थे, दूसरे वाले में 663 आए एंड फाइनली आई एम इनटू माय ड्रीम कॉलेज VMMC। So to the next question, please tell timetable for school and NEET together.
सो वन थिंग आईड लाइक टू एम्फसाइज इस क्वेश्चन पे कि मैंने कई सारी वीडियोस ऐसी बना रखी हैं जिसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस पहले से आंसर हो रखे हैं, तो ज़रूर आप पहले उनको देख लीजिए, उनको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही उन वीडियोज़ में आपके सारे क्वेश्चंस डिटेल में आंसर कर रखे हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन वीडियो ऑन टाइम टेबल, और एक और वीडियो है नीट और बोर्ड्स को कैसे बैलेंस करना है उसके ऊपर। अब वो 20 मिनट का लगभग कॉन्टेंट होगा, वो मैं अब पूरा बता नहीं पाऊँगा ऑब्वियसली, इसलिए आपको वहीं पर वीडियो पर जाके देखना होगा। ये मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच में लगभग 10-10 मिनट का पूरा कंटेंट, पूरी डिटेल आंसर आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगे। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग इनटू कॉलेज? इज देयर एनी रिग्रेट रिगार्डिंग मेडिकल लाइफ स्ट्रेस? तो हाँ यार, स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन स्ट्रेस ज़रूरी भी है लाइफ में, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा आपकी लाइफ में तो मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ज़रूरी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नीट मेरा स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया है, बल्कि क्योंकि अब मैं लाइफ भी इंजॉय कर रहा हूँ, साथ ही साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ। ऑल्सो जो सब्जेक्ट्स है अब एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अब ये इतनी इंटरेस्टिंग है और इनको पढ़ने में, इनके कॉन्सेप्ट समझने में, नई नई बातें जानने में, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन साइंसेज के बारे में जानने में ही इतना मज़ा आता है। और इन सब के कॉन्सेप्ट्स को जानने में और नई नई बातें सीखने में, खुद की बॉडी के बारे में, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे और कुछ नहीं लगता है। इसलिए मैंने एमबीबीएस प्रेफर करी थी एंड आई चोज टू बी अ डॉक्टर। और जब आप कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेने लग जाते हो तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस काफ़ी कम ही हो जाता है, क्योंकि मैं खुद से चाहता हूँ इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। एंड ऑल्सो गर्व से इस पढ़ाई के स्ट्रेस को अपनाना इज़ द लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट। भाई सही बताना, नीट के लिए कितना घंटा पढ़ते थे? तो भाई गलत क्यों बताएंगे, मैं डेली लगभग नीट के लिए 12 घंटे पढ़ता था। लेकिन आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि कितना घंटे पढ़ते हैं नीट क्रैक करने वाले लोग, आपको दिमाग में रखना है कि आप अपने डेली टारगेट्स पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कितना घंटे पढ़ते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप रोज़ का जो डेली टारगेट है वो पूरा नहीं कर पा रहे, अगर आप एफिशिएंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो कितने भी घंटे पढ़ लो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आर देयर एनी पीपल विद 3 years और मोर ड्रॉप्स? इफ़ यस देन हाउ डू पीपल बिहेव विद देम? आज मैं आपको मेडिकल कॉलेज लाइफ का एक और सच बताने वाला हूं कि जिन लोगों के 3 या उससे ज़्यादा ड्रॉप होते हैं उन्हें लेक्चर थिएटर में नहीं घुसने दिया जाता। मेरा एक ड्रॉप था, मुझे क्लास लेने दी जाती है, लेकिन फिर भी मेरे को चटाई पे नीचे बैठाया जाता है। अबे क्या क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं होता है ऐसा। आपके 3 ड्रॉप हो, 4 ड्रॉप हो, कितने भी ड्रॉप हो, आप जब एमबीबीएस में घुस जाते हो तो आप सब लोगों के जैसे ही एक डॉक्टर बनने वाले हो। और आपने लास्ट में तो प्रूव कर ही दिया ना कि आपने नीट क्रैक कर लिया और बाकी लोगों जितने ही मार्क्स ले आए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने ड्रॉप्स थे। एंड इट्स एक्चुअली रूड किसी से पूछना कि आपके कितने ड्रॉप्स थे। मैंने किसी से पूछ लिया था तो सब लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि यार ऐसे नहीं पूछना होता है, इसे रूड कंसिडर किया जाता है। तो आप ये बात दिमाग से निकाल के कि आपको कोई जज करेगा मेडिकल कॉलेज लाइफ में कि आपके कितने ड्रॉप्स थे। हालांकि थोड़ा बहुत जजमेंटल लोग होते हैं, अपने मन में थोड़ा बहुत सोचते हैं वो कि आपके कितने ड्रॉप्स थे, लेकिन वो तो कई सारी चीज़ों को लेकर सोचते हैं कि आप छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, नाटे हो। तो आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि आपके कितने ड्रॉप्स थे उससे आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जिन लोगों के ज़्यादा ड्रॉप्स होते हैं वो उतना ही परसिवरेंस रखने वाले लोग होते हैं। आसान नहीं होता लगभग 3-3, 4-4 साल वही चीज़ें पढ़ना बार बार। तो इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको बाद में कोई जज करेगा या आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे। आप बस मेहनत करिए और नीट निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कितने ड्रॉप्स थे। बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज? अभी मेरी लाइफ का ऐसा फेज चल रहा है जिसमें मैं स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बना रहा हूँ। और स्टार्टिंग में कभी भी आप कोई नए एटमॉस्फेयर में जाते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप 5 लोगों से मिले और बस आपने उन्हीं से दोस्ती कर ली और बस उन्हीं में आपने ग्रुप बना लिया और बाकी किसी से इंटरेक्ट भी नहीं किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा 170 लोगों का बैच है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगभग सबसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कैसी पर्सनैलिटी होल्ड करता है, किसका क्या माइंडसेट है, किसका क्या विजन है, और उसके बाद ही दोस्त बनाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि लाइफ में 2-3 ही ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके लिए आप आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करो, और वो भी तभी आपकी हेल्प करेंगे। और वो 2-3 दोस्त बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। लगभग 2nd या 3rd ईयर में भी मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड कह पाऊंगा। तो अभी बस मैं आपके आंसर का जवाब दूं तो मैं सब लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं और देख रहा हूं कि कौन कैसी पर्सनैलिटी होल्ड करता है। और अभी स्टार्टिंग फेज में हूँ। लगभग धीरे धीरे मेरा सर्कल छोटा होता जाएगा और लास्ट में फिर लोग 2-3 बचेंगे जो मेरे बेस्ट फ्रेंड होंगे। यू आर सच अ कूल पर्सनैलिटी, नीड सम टिप्स फ्रॉम यू। थैंक यू यार, थैंक यू। ऐसे मतलब दिल खुश कर देते हो तुम तारीफ करके। ओहो। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे पहले कोई एक ऐसी चीज़ फोड़नी होगी जो कि आपके दिमाग में एक बैरियर है, आपको लगता है कि आप कभी उसे अचीव नहीं कर सकते, जैसे कि नीट या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट जैसा फोड़ पाऊंगा। ऐसे बड़े बड़े घर के लोग होते हैं जिनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम, तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं वो मुझे पक्का नहीं था। लेकिन जब मैंने नीट क्रैक किया तो मैं अपनी नज़रों में सबसे पहले ऊँचा उठा। सबसे पहले आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि आप कितना पोटेंशियल होल्ड करते हो, और ऑब्वियसली उससे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपके
पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आप छोटे छोटे कदम डेली लेते रहिए। कोई भी आपको हॉबी परस्यू करनी है तो स्मॉल स्टेप्स लगभग 1 घंटा उसको रोज दीजिए। और अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है तो लगभग रोज 1 घंटा उसको दीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट से लगभग आप 2-3 साल में उसके ऐसे महारथी बन जाएंगे कि आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि आप उसमें इतने स्किलफुल कैसे हो गए। आप होस्टलर हो या डे स्कॉलर, मैं ऑब्वियसली डे स्कॉलर हूँ और मैं डे स्कॉलर ही रहना चाहता हूँ। मेरे पास कई सारे आर्गुमेंट्स हैं और कई सारी फिलॉसफी है कि क्यों आपको डे स्कॉलर ही रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बीइंग अ हॉस्टलर। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ या कभी इसके बारे में बताऊँ तो ज़रूर कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, सो 5 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ VMMC। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार। तो मैं 5 डीमेरिट्स बताऊँ VMMC के, तो वो है नील, नो, नहीं, नको, इल। VMMC के लिए बहुत ज़्यादा कटन है। इसके डीमेरिट्स कभी नहीं बताएंगे आपको, है ही नहीं। सच में डीमेरिट्स मैंने कभी सोचे नहीं। अगर डीमेरिट्स मैं बता ही पाता तो मैं VMMC लेता ही क्यों। 5 मेरिट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले PG कोटा, PG कोटा, PG कोटा। यस, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट में PG कोटा सब डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक तो यही है कि द बेस्ट थिंग अबाउट VMMC इज़ PG कोटा। आपकी जो ड्रीम ब्रांच है, आपकी जो ड्रीम PG सीट है, वो मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप VMMC में होते हो एज़ कम्पेयर टू DU। सेकेंड पॉइंट विच आई लाइक अबाउट VMMC इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि ये लेट बना है तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यू इमरजेंसी ब्लॉक है, SSB है और जो मेन कॉलेज बिल्डिंग भी है, वो बहुत अच्छे हैं। लाइक बहुत अच्छे हैं कि एक सरकारी अस्पताल है। सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। थर्ड थिंग इज़ द चिल एटमोसफियर इन VMMC। चिल एटमोसफियर से मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत कम टेस्ट होते हैं। मेरे जो बाकी दोस्त हैं यानी एम्स में, MAMC में और बाकी कॉलेजेस में, उनके लाइक बहुत टेस्ट होते हैं। मेरे तो अभी तक लगभग पता नहीं कितने 1-2 ही टेस्ट हुए होंगे, लेकिन उन लोगों के लगभग 6-7 टेस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि VMMC में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन लोगों को अपना पैशन और अपनी हॉबी फॉलो करने का टाइम मिल जाता है, जैसे कि ये। फोर्थ थिंग आई लाइक अबाउट VMMC इज़ द मोस्ट हेल्पिंग एंड द मोस्ट केयरिंग सीनियर्स। The fifth merit of VMMC is the brand of सफदरजंग हॉस्पिटल that you get। सेक्स रेशियो बढ़िया है ना VMMC में? हाँ भाई, बहुत बढ़िया है। 170 के बैच में लगभग 60 लड़कियां हैं, तो काफ़ी अच्छा है सेक्स रेशियो। तो लगभग 2.2:1 या इतने का है सेक्स रेशियो। लेकिन अपने को क्या मतलब, अपन तो है सिग्मा फॉर लाइफ। ये बात तो है कि मेडिकल कॉलेजेस में काफ़ी अच्छा सेक्स रेशियो होता है। हाँ, लगभग 1:1 का तो नहीं है, पर फिर भी LHMC है तो ठीक है। हंसदे चेहरे का मतलब है। सो माई हाइट इज 6 feet 1, यस। एंड माई वेट जो अभी मेडिकल चेकअप में कुछ आया था वो था 67 kgs। सर कैसे कर लेते हो अपने छोटे से जीवन काल में इतना कुछ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी पॉजिटिव बात बोली मेरे बारे में और आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आपने मेरे को मल्टी टैलेंटेड बोला। सो यार, मम्मी पापा का आशीर्वाद है और आप लोगों का साथ है, तो बस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो अब आते हैं Q&A के सबसे स्पाइसीएस्ट पार्ट पे। कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे वो एजुकेटर हो, चाहे वो व्लॉग्स बनाता हो, चाहे वो वाइन्स बनाता हो, एक क्वेश्चन जो हमेशा था, है और रहेगा, वो है गर्लफ्रेंड। तो आखिरकार उस सवाल पे हम आ ही गए हैं। क्रश, गर्लफ्रेंड, GF, आपकी GF कब व्लॉग में आएगी? तो इन सवालों का जवाब एक ही है, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जी हाँ, आपका भाई हमेशा सिंगल था, है और रहेगा। सो जोक्स असाइड, ऑब्वियसली मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा कोई मन है गर्लफ्रेंड पटाने का। अगर सीरियसली भी मैं बताऊं तो कभी भी आपको इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहिए। वैसे तो एक टॉपिक है रिलेशनशिप का जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा। आप कमेंट्स में बताना अगर आपको चाहिए हो, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी है, बहुत सारी फिलॉसफी, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको चाहिए वीडियो रिलेशनशिप पे तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताऊं तो ऑब्वियसली मैं सिंगल हूं, था और रहूंगा, सिग्मा फॉर लाइफ। वर्जिन, बहुत ज़्यादा, प्योरली वर्जिन, नेवर टच्ड। तो इसी के साथ आज का Q&A ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप अगले Q&A का वेट कीजिएगा और मैं इंस्टाग्राम पे जल्द ही अगला Q&A डालूंगा। तो जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। ये नहीं कि मैं भीख मांग रहा हूँ सब्सक्राइबर्स की, लेकिन अगर मैं अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ अच्छी हैं या व्लॉग अच्छे हैं, तो ज़रूर उन्हें शेयर करना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देना कि क्या मेरी वीडियोज़ में बेकार आपको लगा या फिर क्या मेरी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिनका
मैंने जवाब दिया और देने की कोशिश करी। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, और कोई भी आंसर में आपको ऐसा लगा हो कि मैंने र्यूड आंसर दे दिया है या फिर कुछ भी बात का आपको बुरा लगा हो, तो मैं अभी आपको सॉरी बोलता हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का। तो ये था आज का Q&A। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा आंसर सबसे बेस्ट लगा। तो पढ़ाई करते रहिए और अपने लेजर टाइम में ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस और अपने टारगेट से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखते रहिए, और ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।